फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2022-23। ये 23 है दोस्तों, ठीक है, वो अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया है। 22-23 में जो 29 जनवरी को यानी आज जो पेपर हुआ था, वो पेपर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्वेश्चन मटेरियल कहाँ से आया था, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों के सामने पेपर लेकर आती हूँ, पेपर डिस्कस करती हूँ, पेपर एनालिसिस करती हूँ, इससे आपको अपने जो पेपर आगे आप लोग के होने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको पता चलता है कि सीटेट का जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि 29 तारीख का यानी आज का पेपर बहुत ही ईजी था, टफ नहीं था। अब देखिए बच्चों जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए तो इजी ही रहेगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो इजी भी मतलब नहीं रह सकती कोई चीज़, क्योंकि जब उन्हें पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर इजी था। कहने का मतलब है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो, कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं गया हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आए हुए थे, और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, जैसा कि मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन जो है बताऊँगी। बस टॉपिक वही है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के जो है सीटेट ने पूछ लिया है आप लोगों से। ठीक है ना, तो अब हम वीडियो को बिना लंबा किए बिना खींचे चलते अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं सीटेट में पूछे गए हैं 29 तारीख के पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू मून किसे कहते हैं। न्यू मून, देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि न्यू मून अमावस्या को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अमावस्या को बोला जाता है न्यू मून। ठीक है, और जो है पूर्णिमा को बोला जाता है फुल मून। पूर्णिमा को क्या बोला जाता है? फुल मून। तो अगर फुल मून से क्वेश्चन बनता है कि फुल मून किसे बोलते हैं, तो आप पूर्णिमा टिक कीजिए। न्यू मून पूछा हुआ है इसलिए हम अमावस्या को टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमावस्या। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, नव चांद निकलने पर, देखिए क्वेश्चन गलत है, ऐसे होगा नव चांद के निकलने के बाद। ठीक है, निकलने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नव चांद निकलने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों ईद। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? ईद। क्योंकि देखिए हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, हाँ देखिए, होली, रक्षाबंधन, ये तो पूर्णिमा पे मनाए जाते हैं, ये चीज़ अपन को पता है। ठीक है ना, पूर्णिमा पे मनाने वाले फेस्टिवल है ये। और दीपावली मनाई जाती है अमावस्या को। ठीक है, लेकिन ईद जो होती है वो अमावस्या के एक दिन बाद मनाई जाती है। ईद कब मनाई जाती है? अमावस्या के एक दिन बाद, यानी नव चांद निकलने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम से मोम भी बनती है, ग्रीस भी बनती है, कोयला जो है पेट्रोलियम से नहीं बनता है, एलपीजी गैस भी पेट्रोलियम से बनती है। ठीक है, ऑयल भी बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके आंसर जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन किस टाइप से पूछा जा रहा है, या फिर वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, किस टाइप से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग जब भी एक मतलब पेपर देने जाएं, एक बार मैप को जो है रीड करके जाएं, मैप को देख कर जाएं, क्योंकि मैप का क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा है, मैप का क्वेश्चन तो आ ही आ रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, देखिए जैसे कि इसमें भी 29 तारीख के पेपर, आज के पेपर में जो है मैप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत की राजधानी के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की सही दिशा क्या होगी। देखिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन पूछ ली कि नहीं पूछ ली? हर पेपर में पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट के पेपर में। कभी पटना से गुजरात की डायरेक्शन पूछ लेते हैं, कभी दिल्ली की पूछ लेते हैं, कभी किसी की राजधानी की, कभी एमपी की राजधानी की पूछ लेते हैं। डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक बार थोड़ा मैप को देख कर जाइए। ठीक है ना, या फिर निकटवर्ती राज्य भी पूछ लेते हैं, ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन। शायद इसमें पूछा भी गया है आज के पेपर में, आपको आगे चल के बताऊँगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना बना है। अब देखिए, बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल। देखिए सिंपल सी बात है, बाष्पन टॉपिक से क्वेश्चन बना है अपना ये वाला। तो शीतलन की प्रक्रिया कब धीमी होती है?
शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो रही है तो वायु की बहने की चाल भी कैसी होगी, धीमी ही होगी। ठीक है, शीतलन की प्रक्रिया अगर तेज होती, फास्ट होती, तो जो बहने की चाल थी वो भी कैसी होती, तेज होती। वो इस पे प्रक्रिया पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा आज का बना हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है दोस्तों, ये तो हम सबको पता ही है कि चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। मैंने डायरेक्ट आप लोगों के सामने आंसर रख दिया है, जिससे कि ये क्वेश्चन अगर आप के एग्ज़ाम में आता है तो उसका आंसर पकड़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, एक निगाह आप डायरेक्ट आंसर रखने का दोस्तों एक फ़ायदा ये भी रहता है कि हम डायरेक्ट आंसर से ही जो है फेस आंसर को ही फेस करते हैं ना डायरेक्ट, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बनी रहती है काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऑप्शन के बदले डायरेक्ट आप लोगों को आंसर जो है वीडियो में रख कर दूँ। ठीक है ना दोस्तों, आगे हम चलते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा, देखिए यहाँ बोल दिया है इन्होंने साफ साफ कि चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा। ये क्वेश्चन है, इस टाइप से नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, या तो पूर्णिमा पूछा गया होगा या चंद्र ग्रहण, दोनों ही चीज़ें नहीं पूछी गई होंगी। ठीक है ना, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें आप लोग को इसलिए बताई हैं जिससे आपको ये चीज़ याद रहे कि चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा एक ही है। ठीक है ना, पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है। के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो जोड़ा होगा ये सही होगा। ऐसे और भी जोड़े दिए गए होंगे, लेकिन हमें उनमें से देखना है कि जो है पूर्णिमा के दिन कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। किसी में होली दिया होगा तो रक्षाबंधन नहीं दिया होगा, किसी में गुरु नानक जयंती दिया होगा तो होली नहीं दिया होगा, दीपावली फंसा देंगे बीच में ईद फंसा देंगे। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है कि सही पूरे तीनों ही जो है चीज़ें सही होनी चाहिए। होली भी पूर्णिमा पे मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है ना, ये तीनों ही सही है, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर ही आप लोगों के सामने रख दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएँ। खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएँ, देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है ना, खेजड़ी वृक्ष के बारे में तो और भी शिफ्टों में पूछा गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें रिपीटेड है, जो और भी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, डायरेक्ट का डायरेक्ट वही का वही क्वेश्चन जो है रख देते हैं ये लोग। तो खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएँ पूछी गई हैं। तो खेजड़ी वृक्ष दोस्तों जो होता है वो रेगिस्तान में होता है, और ये बहुत ही कम पानी में जो है ये उग जाता है। ठीक है ना, और अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवर जो होते हैं वो इसी एक वृक्ष के मात्र इन लोगों को इसी वृक्ष का जो है सहारा रहता है। ठीक है ना, तो ये रेगिस्तान में पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। इसकी जो वुड होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, जो किसान जो वुड जो इसकी होती है वो किसान जलाते हैं और उसका फर्नीचर बनाते हैं। इसकी जड़ से दोस्तों हल बनाया जाता है। इसकी जड़ से, खेजड़ी वृक्ष की जो जड़ होती है उससे हल बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है। ये कुछ विशेषताएं खेजड़ी वृक्ष की जो आप लोग एक बार जो खेजड़ी वृक्ष का जो टॉपिक एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको इसकी सारी जो विशेषताएं हैं और भी पता चलेंगी। जितना मुझे था मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विषधर सांप के प्रकार भारत में। तो देखिए, विषधर सांप के प्रकार भारत में 4 हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के सांप जो होते हैं भारत में सबसे जहरीले पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि मरे हुए जानवर को खाता है। ऐसा कौन है जो मरे हुए जानवर को खाता है, जगह साफ करता है, मतलब इन्वायरमेंट जो है वो साफ करता है। मतलब देखो, अगर जानवर मरे पड़े, अगर पूरे मतलब धरती पर जानवर मर के पड़े रहेंगे तो वो इन्वायरमेंट को बेकार करेंगे ना, ख़राब करें, प्रदूषित करेंगे, तो वो खा लेता है मरे हुए जानवर को, तो इन्वायरमेंट साफ़ हो जाता है ना। तो वो इन्वायरमेंट को साफ करता है और ऊँची उड़ान भरता है। कौन है दोस्तों ऐसा, तो कई ऑप्शन दिए होंगे, तो जिनमें से सही करेक्ट ऑप्शन है गिद्ध। कौन है वो गिद्ध है। वो गिद्ध है जो मरे हुए जानवरों को खा लेता है, बहुत ऊंचा उड़ता है और इन्वायरमेंट को साफ रखता है। ठीक है ना, तो वो गिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपना गिद्ध हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है मलेरिया के ऊपर। ठीक है ना, मलेरिया से ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी मैंने पेपर डाला है शिफ्ट का, आई थिंक 12 या 11 शिफ्ट है, ऐसा कुछ है। उसमें ये क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है कि मलेरिया को रोकने के लिए
ऑयल क्यों छिड़का जाता है? क्यों छिड़का जाता है? मच्छर मर जाते हैं इसलिए, उसकी महक से मच्छर नहीं आते इसलिए। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने रेड कलर का करके रखा है ये आंसर है कि क्यों छिड़का जाता है मलेरिया, वो जो मलेरिया रोकने के लिए जो केरोसिन ऑयल छिड़का जाता है वो क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में मच्छरों का प्रजनन रुक सके। मच्छरों की जो आगे की जनरेशन है उसी को हम रोक देंगे तो फिर मच्छर आगे मतलब पनपेंगे ही नहीं। मच्छरों को पनपने से रोका जा सके, ठीक है ना। जो मच्छर हैं वो तो हैं ही, उनकी जो आगे की जनरेशन है उसको रोक दिया। जनरेशन को कैसे रोकेंगे? उनकी प्रजनन जो प्रक्रिया हो रही है उसको रोक दो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन की कमी से मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, किससे? केरोसिन ऑयल छिड़कने से। तो जब आगे की जनरेशन आएगी नहीं तो फिर काटेगी क्या? सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट देखिए पूछा गया है हमारा, राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रह की प्रथा कौन सी है? तो राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रह की प्रथा होती है वो उस प्रथा को बावड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वावड़ी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए मलेरिया से एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है आज के पेपर में कि मलेरिया के लिए किसे 1902 में पुरस्कार मिला? किसको मिला था पुरस्कार? तो रोनाल्ड रॉस इससे क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। रोनाल्ड रॉस से मैंने आपको बताया है टॉपिक वाइज, जो मैं बताती हूँ आपको कि इससे क्वेश्चन बना है, इससे क्वेश्चन बना है, उसमें मैंने आपको रोनाल्ड रॉस भी बताया हुआ है पहले के पेपर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए मधुमक्खी पालन से जो है क्वेश्चन बन गया है अपना कि मधुमक्खी क्यों पाली जाती है। तो सिंपल सी बात है कि शहद प्राप्त करने के लिए जो है मधुमक्खी पाली जाती है। ये कृषि उद्योग है मधुमक्खी पालन, ठीक है ना। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूल के रस को है ना शहद में बदल देती हैं। ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मधुमक्खियाँ फूलों पे बैठ बैठ के उनका रस जो है चूसती हैं और उस रस से जो है शहद बनाती हैं। उन्हें छत्ते में जमा करती हैं रस को, और फिर जो जंगलों से मधु एकत्र मतलब जो शहद इकट्ठा करते हैं ना वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए मधुमक्खी पालन होता है। क्यों होता है? शहद के लिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निपुण भारत से भी जो है क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए एक बात और, ये मैंने आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताया है। मधुमक्खी पालन के ऊपर जो है आज क्वेश्चन बना है। वैसे खाली मधुमक्खी के ऊपर भी बन जाता है, जैसे कि मधुमक्खी कौन सी मधुमक्खी है जो अंडे देती है? तो रानी मधुमक्खी अंडे देती है। कौन सी मधुमक्खी है जो अंडों की रक्षा करती है, खाने का प्रबंध करती है? ठीक है, तो कौन सी मधुमक्खी होती है? वो होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी जिसे बोलते हैं, जो खाना लेकर आती है, बच्चों को पालती है, घर की साफ सफाई करती है। एक तरीके से पूरा काम जो है श्रमिक मधुमक्खी ही करती है। रानी मधुमक्खी मात्र अंडे देती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये मधुमक्खियों के मैंने आप लोगों को प्रकार बताए हैं अपनी पहले की वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मधुमक्खी के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपुण भारत से क्वेश्चन बना हुआ है आज का, ठीक है। निपुण भारत मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 25 अक्टूबर यानी 25 अक्टूबर 2021 को निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति NSC का गठन किया गया। इसका गठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि NSC जो समिति का गठन हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डिटेल्स इसकी दे दी है। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में, ठीक है। और निपुण भारत के बारे में ये है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। तो शुरुआत कब हुई थी निपुण भारत की? 5 जुलाई 2021 को, ठीक है ना। कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 को। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया है कई शिफ्ट में ये पूछा गया है कि निपुण की जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो किस डेट को हुई थी, ठीक है ना। इसके प्रधान कौन थे?
इनकी शुरुआत किसने की थी। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैं निपुण की पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ कि निपुण का क्वेश्चन कहीं से भी बने आप लोग झट से उसका आंसर टिक करके आ सकें। ठीक है, तो निपुण का फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निपुण भारत के उद्देश्य भी कुछ हैं। ठीक है, निपुण भारत जो अभियान है उसके कुछ उद्देश्य भी हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। निपुण भारत मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक। देखिए, निपुण भारत के उद्देश्य क्या है कि जब बच्चा स्कूली शिक्षा में आता, मतलब सिंपल से मैं आप लोग सिंपल वे में बता देती हूँ कि कक्षा 3 का बच्चा जो होता है, कक्षा 3 का बच्चा, ठीक है ना, यानी 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे, जो कक्षा 3 का 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, उन्हें जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, प्लस माइनस इनटू अर्थमेटिक, ठीक है ना, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ये उन बच्चों को आना चाहिए। ठीक है ना, ये निपुण का जो है उद्देश्य था। सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। क्या सीखने की ज़रूरतों को, तो उन्हें क्या सीखना आना चाहिए, उनको बेसिक चीज़ें जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जो बेसिक रहता है वो बच्चों को आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये निपुण के उद्देश्य है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये निपुण का और भी अभी बचा हुआ है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर 5 स्तरीय, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार निपुण के बारे में और। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट है NEP 2020 कब तक लक्ष्य प्राप्त किए जाए। NEP 2020 से कब तक, मतलब NEP जो 2020 है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कब तक चलेगी, तो ये चलेगी 2030 तक। कब तक, 2030 तक। ठीक है ना, जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं, देखिए जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जीन पियाजे से क्वेश्चन बन गया है कि जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिनसे मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोगिन किया जाता है, वे कौन सी जो है क्रियाएं। ठीक है ना, तो ऑप्शन में दिया होगा, हम लोग ऑप्शन के साथ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है बेटर है। ठीक है ना, अभी तो हम इसका कुछ जवाब नहीं दे सकते बिना ऑप्शन के, ऑप्शन हमारे पास है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन बन गया है कि वास्तुकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं 4 कि भाषाई बुद्धि पाई जाती है, संगीत में बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या फिर अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो इसमें जो है स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि पाई जाती है, वास्तुकार में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, ये हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आज के पेपर में पूछ लिया गया है। देखिए, कुछ अब हम टॉपिक लेकर आए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि जो घोंगा पर जो है एक गद्यांश बना हुआ है। ठीक है, घोंगा पर एक गद्यांश आया हुआ है। सरसरी दृष्टि से पढ़ना, इस पर एक क्वेश्चन बना है। जहरीले सांप की प्रजाति, देखिए जहरीले सांप का मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत में जहरीले सांप की टोटल 4 टाइप के सांप हैं। ठीक है ना, प्रतिभाशाली बालक के गुण पूछे गए हैं इसमें पेडागोजी से। देखिए, एक क्वेश्चन ये बना हुआ है कि 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खेजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैंने आपको ऊपर डिटेल्स में बता दिया है। खेजड़ी वृक्ष का एक आंदोलन भी हुआ था, तो वो भी मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में उसके बारे में बता दिया, राजस्थान में। ठीक है ना, हुआ था वो। तो कोहल वर्ग से देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। बायगोस्टकी से क्वेश्चन बना हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर से ऊपर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, बना हुआ है। बेन हिले से मैथ में जो है, मैथ पेडागोजी में बेन हिले से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो मैथ पेडागोजी में बेन हिले से मुझे नहीं लगता कि एक आध दिन ही जो है, एक आध दिन की शिफ्ट मानो जो बेन हिले से नहीं पूछा गया, नहीं तो मोस्टली रोज़ ही हर शिफ्ट में जो है बेन हिले से क्वेश्चन बन ही रहा है पेडागोजी, मैथ पेडागोजी में। ठीक है ना, पॉवलोव से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉवलोव से आज ही जो है क्वेश्चन बना हुआ है, वैसे तो मतलब नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हमें कुछ न्यू देखने के लिए मिला आज। भाषा अर्जन और भाषा, इस पे देखिए ये पेडागोजी सा ये इस टॉपिक पे है। स्कैप फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों।
तो देखिए स्कैप फोल्डिंग क्या होता है कि इसमें यदि बालक को थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, ठीक है ना, तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और यह प्रक्रिया बालक के लिए एक मचान का जो है कार्य करती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे, देखिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना, यही क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस संयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती बल्कि शुरुआत में ही होती है। ठीक है ना, स्कैप फोल्डिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जेंडर से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना, जेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जेंडर बेस्ड क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है कि बॉयज़ लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, गर्ल्स लोग ये करती हैं, तो ये क्या है, ये जेंडर बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए बछेंद्री पाल से आज के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बछेंद्री पाल पर्वतारोही ने किस संस्था से प्रशिक्षण लिया था। तो किस संस्था से लिया था उन्होंने, नेहरू इंस्टीट्यूट से लिया था। किससे लिया था, नेहरू इंस्टीट्यूट। ठीक है ना दोस्तों, मैंने डायरेक्ट आप लोगों के सामने आंसर रख दिया है। देखिए मनाली के घर पूछे गए हैं, कैसे होते हैं। हाथी के ऊपर एक क्वेश्चन देखिए फिर आज पूछ लिया गया है, हाथी झुंड के ऊपर। मैंने आप लोग को हाथी के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है अपनी पहले की वीडियो में, ठीक है ना। और मैं आपको बता देती हूँ कि हाथी जो होते हैं वो ना, जब क्या है ना, बेबी हाथी आ जाते हैं ना, बेबी एलिफेंट, तो उनको और मादा हाथी को छोड़ के जो मैन होते हैं ना, जो पापा होते हैं, वो चले जाते हैं। तो हाथियों के झुंड में ना जो हथनी होती है, सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, वही जो उनकी लीडर होती है। क्योंकि ये लोग तो हाथी तो छोड़ के अपना परिवार छोड़ के निकल लेते हैं, तो बच्चे और माँ रह जाती है ओनली फैमिली में, है ना। तो इस टाइप के मैंने आप लोगों को बताया और इसी टाइप से जो है इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि झुंड का लीडर कौन होता है। तो जो बुजुर्ग हथनी होती है ना, वो झुंड की लीडर होती है। ठीक है, बाष्पीकरण से क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया है कि बाष्पीकरण से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। पंछी से दोस्तों क्वेश्चन बना है। पंछी से क्वेश्चन ये बना है कि ऐसा कौन सा पंछी है जो अपनी गर्दन को जो पूरा पीछे की तरफ मोड़ लेता है ना, तो वो हमें पता है वो कौन है, वो उल्लू है। वो अभी 28 तारीख का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट NCF 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है, NCF से। ठीक है ना, NCF से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। NCF और क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, NCF, ठीक है ना, और निपुण, ये तो बन ही रहे हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए मैप का एक क्वेश्चन फिर हमें देखने को मिल गया कि बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ठीक है ना, मैप का फिर हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर भेजा गया है मुझे, तो मैंने आप लोगों के सामने डायरेक्ट आंसर ही रख दिया है। देखिए उल्लू के ऊपर क्वेश्चन आया था। उल्लू के ऊपर मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है कि ऐसा कौन सा पंछी होता है ना, जो मतलब पूरी अपनी गर्दन को जो है घुमा देता है, तो वो उल्लू होता है। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल पार्क से क्वेश्चन अपने 28-29 तारीख के पेपर में ही पूछे गए थे, दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना, तो पूछे गए थे। तो क्या है, ऐसा दिया हुआ था कि एक जगह तो नेशनल पार्क दिए गए थे, एक जगह उनकी जगह दी गई थी, प्लेस दिया गया था। तो जो है जो सही था जोड़ा उसको अपन को टिक करना था। ठीक है ना, कि कौन सा पार्क कहाँ पर है। ओके, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान टाइप से नेशनल पार्क का। मधुमक्खी से क्वेश्चन बना है। मधुमक्खी से मैंने आप लोगों को बता दिया है। मधुमक्खी पालन से जो है आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी से ये थोड़ा मुझसे गलती से थोड़ा रिपीटेड हो गया है बार बार। ठीक है ना, ये हाथी से क्वेश्चन बना है, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। अदरक से देखिए दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। अदरक से इन लोगों ने कुछ पूछा होगा। ठीक है ना, तो आप लोग NCERT में पढ़ के जाइए अदरक के बारे में। रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन बना है। तो देखिए दोस्तों, रेगिस्तानी ओक क्या है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है ना, यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और जो बंजर क्षेत्र होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। यह लगभग कितने फीट, 10 फीट। 10 फीट कितना होता है, बड़ा होता है, लंबा 10 फीट। ठीक है ना, और इसमें बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। इसकी जड़ें पानी के बहुत अंदर तक, ज़मीन के बहुत अंदर तक जो है पाई जाती हैं। रेगिस्तानी ओक से एक हमारी एक शिफ्ट में क्वेश्चन और बना है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें, और उसमें लास्ट में ये लिखा, मतलब सब जो वाक्य थे सही लिखे हुए थे। लास्ट में लिखा हुआ था कि रेगिस्तानी ओक आबू धाबी में पाया जाता है। तो जो लास्ट का था वही था उसका रॉन्ग। ठीक है ना,
तो इस टाइप से रेगिस्तानी योग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा वाक्य उसमें सही है, कौन सा वाक्य उसमें गलत है। ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह बंजर जो क्षेत्र होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, शुष्क जगह होती है, उधर पाया जाता है। और यह इसकी जड़ें पानी में काफ़ी गहराई तक होती हैं, काफ़ी नीचे तक होती है, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 10 फीट होती है। ठीक है ना, लगभग 10 फीट के। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए पश्मीना शॉल के बारे में भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, पश्मीना शॉल से रिलेटेड। तो पश्मीना शॉल है क्या? तो देखिए दोस्तों, पश्मीना शॉल की बुनाई में जो उपयोग की जाने वाली ऊन होती है ना, वो लेह लद्दाख होता है, लेह लद्दाख। ठीक है। इसमें ना एक पालतू बकरी होती है जिसका नाम होता है चांग थांगी। उसका नाम क्या होता है, मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। चांग थांगी एक बकरी होती है इस नाम की। इस बकरी का क्या है ना, इस बकरी से प्राप्त करते हैं, इस बकरी को पालते हैं, फिर इससे प्राप्त करते हैं। जो लह के लोग इस बकरी को पालते हैं और इससे जो है ऊन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। और जो ये यहाँ की जो जनजाति होती है, वो जनजाति का नाम होता है चांगपा। कौन सी जनजाति होती है? चांगपा। चांगपा जनजाति दोस्तों जो होती है, वो चांग थांगी नाम की बकरियों को पालती है, और उनसे जो है पश्मीना ऊन निकालती है, और उससे ऊन से जो है शॉल बनाती है, पश्मीना शॉल। ठीक है। ये शॉल बहुत ही गर्म होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं ये शॉल, इसलिए ये शॉल काफ़ी फेमस भी होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मानचित्र पर। देखिए मानचित्र, ये तो हमें पता ही है, ऊपर भी हम बता चुके हैं। डांस, यानी डांस, कौन सा डांस कहाँ का है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक आध बना होगा डांस से रिलेटेड, आज के पेपर में पूछा गया है कि कौन सा डांस किस जगह पर होता है। सौर तंत्र से क्वेश्चन बना है दोस्तों। ठीक है ना। रेड डेटा बुक से क्वेश्चन बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रेड डेटा बुक से। क्या है ये रेड डेटा बुक? तो रेड डेटा बुक क्या है? यह एक सार्वजनिक डेटाबेस है। क्या है ये? सार्वजनिक डेटाबेस है, जो किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद पौधे, जानवर, कवक, स्थानीय उप प्रजातियाँ, इन सब की जो लुप्त होती जा रही है ना, ये प्रजातियाँ धीरे धीरे घटती जा रही हैं, इन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। क्या रखती है रेड डेटा बुक? इन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। सिंपल हम बोला जाए कि रेड डेटा बुक है ना, कुछ प्रजातियों पर डेटा प्रदान करती है जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो रेड डेटा बुक ये होता है। तो रेड डेटा बुक से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए रेवो और लेखा से क्वेश्चन बना हुआ है। रेवो और लेखा। तो रेवो क्या है? एक प्रजाति होती है, वो क्या है ना, टेंट बनाकर रहती है, टेंट टाइप का मकान, मतलब बना लेती है टेंट, उसमें रहती है। तो वो जो टेंट होता है ना, उस टेंट को बोलते हैं रेवो। क्या बोलते हैं उस टेंट को? रेवो। ठीक है ना। और जो जिसमें वो अपने जानवरों को रखती है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं लेखा। जानवरों को कहाँ रखती है? लेखा में रखती है। और जो खुद टेंट सा बना के रहती है जनजाति, उसे रेवो बोलते हैं। ठीक है। तो रेवो लेखा पर क्वेश्चन बना है। इसकी और डिटेल्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। उपकौशल कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन बना हुआ है, कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको जो है करेक्ट आंसर टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ गए हैं कि 11,1111 में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। ओके, आंसर भी मुझे नहीं पता है इनके। देखिए, एक कंटेनर में 1/3 मिल्क है, और इसे पूरा भरने के लिए 500 ml मिल्क चाहिए, तो कंटेनर की कुल धारिता क्या होगी? ठीक है, इसमें धारिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। धारिता बतानी है हमें कंटेनर की क्या है। समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना देगी। ठीक है, एक घड़ी है, उसकी मिनट की सुई है, वो 45 मिनट जब उसमें हो जाएंगे तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हम लोग को बताना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बना हुआ है मैथ से, ये पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि एक बालिका 1/4 को 1/3 लिखती है, तो उसकी उस दृष्टि को सुधारने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो पेपर स्ट्रिप पर इसे शो करने के लिए कहेंगे। ये तो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो आगे नहीं है, तो आज के पेपर में
आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। तो ये आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, इनके टॉपिक्स देख लीजिए कि मतलब इस वीडियो में किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं, जो आप लोग को आगे की वीडियो मतलब आगे के जो आप लोग के पेपर होंगे जिनके हो चुके हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनके अभी होने वाले हैं, क्योंकि फेब तक जो है सीटेट के पेपर चलने वाले हैं, ठीक है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो जिनके अभी फेब में पेपर होने वाले हैं या फिर कल जिसका पेपर है, उन लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे कि किस टाइप से जो है पेपर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग घबराइए मत, मैं तो यही कहूँगी कि पेपर को देखते हुए तो यही लग रहा है कि अभी तक जो मतलब क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि ईवीएस में आउट ऑफ सिलेबस जा रहा था, वो सीबीएसई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे थे 5-6, बस 5-6 ही क्वेश्चन बाहर थे, नहीं थे और ज़्यादा कुछ नहीं था, और पूरा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड था पेपर। तो अब वो भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, वो 1-2 शिफ्ट में ऐसा हुआ था। अब जो पेपर हो रहे हैं, जैसे कि 27 तारीख का हुआ है, 28 का हुआ है, आज 29 का हुआ है, तो ये जो पेपर हुए हैं ये ओनली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, इसमें सीबीएसई का कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए, आप लोग से आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, और अगर एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसका आंसर अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी, आपकी तैयारी अच्छी है, तो उस पेपर का मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो करना आप लोग के लिए मतलब ईजी ही रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं और भी जो आप लोगों के वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, पेपर एनालिसिस करूँगी, तो उसकी वीडियो मैं जो लेकर आऊँगी वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचेगी, ठीक है। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेगी, नहीं तो नहीं पहुँचेगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं चाहती हूँ इजाज़त, नमस्ते।